तो चलिए जी दुकान खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लान, यानी कि प्लान के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले हमने प्लानिंग क्या है वो सीखा था, हमने उसके फीचर्स भी सीखे थे, इंपॉर्टेंस भी सीखा था, लिमिटेशंस भी सीखे थे, एडवांटेज भी सीखा था, और प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, यानी किस तरीके से प्लानिंग करी जाती है वो भी हमने सीखा था। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्लानिंग के टाइप्स, यानी कि कितने प्रकार की प्लानिंग होती है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर क्या प्लानिंग के भी टाइप्स होते हैं, हमें तो लगता था कि बस प्लानिंग करी और ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। ये बच्चों आपकी जो प्लानिंग है ना उसकी बात नहीं करी जा रही है कि आपने प्लान बनाया कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, इतने घंटे टीवी देखूंगा, इतने घंटे मैं खेलने जाऊंगा, इतने घंटे मैं वॉक पे जाऊंगा। ये उन वाली प्लानिंग की बात नहीं कर रही है कि आपने आज बनाया और 5 दिन बाद प्लानिंग गई भाड़ में। ये जो प्लानिंग की बात करी जा रही है इस चैप्टर में, ये बात करी जा रही है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी प्लानिंग की इसमें बात करी जा रही है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग में सिंगल यूज प्लानिंग और स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान, ये क्या होते हैं? प्लान क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव है तभी हम प्लानिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव होगा तो उसको अचीव करने के लिए हमको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उस प्लान के ऊपर फिर काम करना पड़ेगा। उस प्लानिंग के ऊपर हम काम करेंगे तब जाकर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होता है। ठीक है जी, इस लाइन में भी ये लिखा गया है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर प्लान। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्लान बनाना पड़ता है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन। यानी कि बिफोर, यानी कि किससे पहले, किसी भी बिजनेस को काम करने से पहले आपको उसके रिगार्डिंग प्लान बनाना पड़ता है। ठीक है जी, प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड। जो प्लान है ना उनको हम किस तरीके से बांट सकते हैं? दो टाइप से हम बांट सकते हैं। एक तो किस यूज के लिए आपने प्लानिंग करी है, और प्लानिंग का टाइम पीरियड कितना है, यानी कि कितने समय के लिए आपने प्लानिंग करी है। एक तो पहला क्या हो गया, यूज, किस यूज के लिए बनाई गई है, और दूसरा टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आपने प्लानिंग करी है। इन दो तरीके से हम प्लान को बांटते हैं। जब हम इन दो तरीके से प्लान को बांटते हैं तो हमारे सामने दो टाइप के प्लान निकल कर आते हैं। पहला प्लान हो गया आपका ये रहा सिंगल यूज प्लान, और दूसरा हो गया स्टैंडिंग प्लान। पहला कौन सा हो गया? सिंगल यूज प्लान, दूसरा हो गया स्टैंडिंग प्लान। ठीक है जी, तो चलिए जी अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लान में। सबसे पहले क्या है? सिंगल यूज प्लान। इस प्लान के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये जो प्लान है ये सिंगल यूज के लिए बनाया गया है। सिंगल यूज है इसका, सिंगल यूज प्लान, यानी कि इस प्लान को सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है। जैसे ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, बात खत्म, दोबारा से प्लान नहीं करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में विजिट करने आया, तो इसके लिए पूरी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जैसे ही उसका प्लेन इंडिया में उतरेगा उसको वहां से रिसीव करा जाएगा, और उसको रिसीव करने के बाद किस होटल में रुकवाया जाएगा, कितनी सिक्योरिटी रहेगी, उसके बाद वो जहां जहां घूमने के लिए जाएगा, जहां जहां उसको जाना है, विजिट करना है, वहां पर कौन सी सड़क से उसको लेके जाया जाएगा और कितनी सिक्योरिटी वहां पर रहेगी, हर चीज का प्लान करा जाएगा। उसके आने से पहले ये सारी प्लानिंग कर ली जाएगी। ठीक है जी, अब मान लो उसने सारा कार्यक्रम करा, अपना रुका, घूमा फिरा, और फिर एक दिन वो चला गया। तो जैसे ही वो चला गया प्लानिंग सारी खत्म, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? ये जो अमेरिका का प्रेसिडेंट आया है उसको यहाँ पर उतार के यहाँ पे घुमाना फिराना, मीटिंग वगैरह करवाना और वापस भेज देना। अब वो प्लान अचीव वाला ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, तो अब दोबारा से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लानिंग सिर्फ सिंगल यूज के लिए थी। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। आपने कई बार देखा होगा ये मैराथन रेस, आपने देखी होगी, साल में 1-2 बार होती रहती है, जिसमें काफी सारे लोग मिलकर भागते हैं, काफी काफी किलोमीटर तक भागना पड़ता है। तो ये भी एक इवेंट है, ये भी सिंगल यूज के लिए होता है। एक बार मैराथन ऑर्गेनाइज करी, प्लानिंग वगैरह करी कि कौन सी रोड पे भागना है, कितना एरिया में भागना है, कहां तक उसको वहां तक पहुंचाना है, कितने कितने मेडल देने हैं, वो सब कुछ जब ऑर्गेनाइज हो जाता है, सब कुछ अचीव हो जाता है, उसके बाद उस प्लानिंग को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ सिंगल यूज जो प्लान होता है वो किसी इवेंट के लिए करा जाता है। जैसे कि एक सेमिनार भी ले लो आप, सेमिनार वगैरह होते हैं ना, आप जाते होंगे, आपने या फिर कभी ना कभी सुना होगा या यूट्यूब पे देखा होगा, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, कोई मोटिवेशनल सेमिनार होता है, या फिर कोई प्रोडक्ट का अपना लॉन्च करता है, जैसे एप्पल का आपने कई बार देखा होगा, स्टीव जॉब्स करता था सेमिनार वगैरह। तो वो क्या होता है? सिंगल यूज प्लान करी जाती है। उस सेमिनार को भी ऑर्गेनाइज करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करी जाती है, उसके बाद ही वो सेमिनार कंडक्ट करा जाता है। जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ तो दोबारा से प्लान नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सिंगल यूज प्लान था। ठीक है जी, अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट प्रोजेक्ट। कि एक ही बार जो सिंगल यूज प्लान है ना वो वन टाइम इवेंट, जैसे कि मैंने बताया प्रेसिडेंट आया इंडिया में, वो वन टाइम इवेंट है। वो ये नहीं कि वो यहां पर आया और यहीं रुक गया, या फिर बार बार आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, एक टाइम के लिए आता है वो। सच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। ये जो सर्च कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है
वो जो इवेंट हुआ है वो बार बार रिपीट नहीं होगा फ्यूचर में। जैसे कि मैराथन का एग्जांपल दिया मैंने, वो बार बार मैराथन नहीं होती, साल में 1 या 2 बार होती है। दे आर फॉर द नॉन रिकरिंग सिचुएशन, नॉन रिकरिंग यानी कि बार बार रिपीट नहीं होने वाली। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान मे बी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, इट मे बी स्पैन ऑफ वीक और अ मंथ। तो जो इसमें मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड होता है, सिंगल यूज प्लान का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का प्रोजेक्ट है। अगर ये मैराथन रेस का प्रोजेक्ट है तो 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई प्रेसिडेंट इंडिया में आ रहा है तो कितने दिनों के लिए आ रहा है, 1 हफ्ते के लिए आ रहा है तो 1 हफ्ते के लिए प्लानिंग होगी, 1 महीने के लिए आ रहा है तो 1 महीने की प्लानिंग होगी। तो प्रोजेक्ट के ऊपर यानी कि जो इवेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिंगल यूज प्लान का टाइम पीरियड कितना होगा। अ प्रोजेक्ट में समटाइम्स भी ऑफ ओनली 1 डे सच एज ऑर्गेनाइजेशन एंड इवेंट एंड सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, सेमिनार वगैरह होता है, वो तो 1-1 दिन के लिए करा जाता है। ठीक है जी। तो सिंगल यूज प्लान क्या है? तो सिंगल यूज प्लान क्या है कि हमने भैया एक बार प्लानिंग करी है और जैसी ऑब्जेक्टिव अचीव होगा उसको प्लानिंग को दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारा ऑलरेडी गोल अचीव हो गया है। तो चलिए जी अब चलते हैं अगले प्लान की तरफ, जो कि है स्टैंडिंग प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या है? स्टैंडिंग प्लान का मतलब है आपने एक प्लानिंग करी क्योंकि आपको एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना था। अब उस प्लान पर आपने काम करा पूरे साल भर, ऑब्जेक्टिव आपने बिल्कुल अचीव कर लिया। ठीक है जी। जैसे ऑब्जेक्टिव अचीव करा आपने, अब आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव मिल गया है अगले साल के लिए। तो आपने क्या करा, उसी प्लान को, जो आपने पहले प्लान बनाया था, उसी प्लान को रिपीट करा, उसी प्लान के ऊपर काम करा और दोबारा से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया। यानी कि प्लान एक बार बनाया जाएगा और उसको बार बार यूज करा जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है बार बार आपको अचीव करना पड़ेगा। इसमें उसी की बात करी गई है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान लो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्या करता हूं, परफ्यूम बेचता हूं। तो मैंने इस साल का टारगेट बनाया था कि मैं 50 करोड़ रुपए की सेल करूंगा, 50 करोड़ रुपए की क्या करूंगा, सेल्स करूंगा। ठीक है जी। मैंने प्लान बनाया कि मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन बेचूंगा। ऑनलाइन यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे बेचूंगा अपना परफ्यूम, और मैंने एक्सपोर्ट भी करूंगा। मैंने ये भी प्लान बना लिया था कि यानी कि विदेशों में भी बेचूंगा। जैसी साल खत्म हुआ मैंने चेक करा कि ये जो मेरा टारगेट था ये अचीव हो गया, 50 करोड़ की सेल मैंने कर ली। ठीक है जी। फिर क्या करा मैंने, अगले साल के लिए मैंने एक और टारगेट बनाया कि इस साल में 70 करोड़ रुपए की सेल्स करूंगा, 70 करोड़ की सेल्स करूंगा। तो मेरे पास पहले से ही एक प्लान था, इसी प्लान को मैंने रिपीट कर दिया। क्या करा मैंने कि मैंने ऑनलाइन भी बेचा और एक्सपोर्ट भी करा, और मेरा जो प्लान था वो अचीव हो गया। मान लो अगर अगले साल के लिए, उसके अगले साल के लिए मैंने ये टारगेट बनाया कि मेरे को 100 करोड़ की सेल्स करनी है। दोबारा से मैंने उसी प्लान को रिपीट करा, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, यानी कि थोड़ा सा चेंजेस ले आया मैं। प्लान क्या कर दिया मैंने कि मैं ऑनलाइन भी बेचूंगा, मैं एक्सपोर्ट भी करूंगा, और इस बार मैंने कुछ ब्रांचेस भी खोल दी इंडिया में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। तो ये नया थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने। ये जो प्लान था ये तो था ही, साथ में थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दिया। ठीक है ना, ताकि मेरा जो गोल है वो अचीव हो जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार प्लान बनाएंगे उसको बार बार रिपीट करा जाता है इसमें, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर सको। ठीक है जी। A standing plan is used for activities that occur regularly over a period of time। यानी कि जो स्टैंडिंग प्लान है उन एक्टिविटीज के लिए करा जाता है जो बार बार अकर होती है। ठीक है ना, रेगुलरली आती है, अकर होती है। अकर का मतलब बार बार होती है। इट इज डिजाइंड टू एंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो अच्छे से ऑपरेट कर सके। इंटरनल ऑपरेशंस जो है यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका है, जो काम है वो स्मूथली चल सके। ठीक है जी। स्मूथली का मतलब बिना रुक रुकावट के। सच अ प्लान ग्रेटली एनहेंस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग। इट इज यूजुअली डेवलप वंस। देखा ना, वही लाइन आ गई कि इट इज यूजुअली डेवलप वन। इसको एक ही बार बनाया जाता है, बट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस ला दिए जाते हैं, टू मीट बिजनेस नीड्स एज रिक्वायर्ड, ताकि जो बिजनेस के नीड्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड्स स्टैंडिंग प्लान सॉरी स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। इन चारों के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं इसी क्लास में। तो स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या आता है, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स। ठीक है ना। सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है जी। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ प्लान्स आल्सो। खाली सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान ही नहीं है, उसके अलावा भी कुछ प्लान्स हैं, जैसे कि वो कौन कौन से, एक तो स्ट्रेटेजी और दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसी क्लास में भी। ठीक है ना। तो सिंगल यूज प्लान क्या था, जो सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है प्लान,
और स्टैंडिंग प्लान क्या है, एक ही बार बनाते हैं मगर उसका बार बार यूज करते हैं। सिंगल यूज को सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं, स्टैंडिंग प्लान को बार बार यूज करा जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दिया जाता है कभी कभार, मगर उसको बार बार रिपीट करा जाता है। ठीक है जी, तो चलिए जी अब चलते हैं प्लान्स को क्लासिफाइड करते हैं, कितने टाइप के प्लान्स हैं। सिंगल यूज प्लान है और क्या था, स्टैंडिंग प्लान था। उसके अलावा कौन कौन से प्लान है अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजी है, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम, बजट, इनके बारे में, सबके बारे में अब हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, इनको जानेंगे। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये तो हर बच्चे को पता होता है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी प्लान ही बना दिया गया। हालांकि प्लान के लिए ऑब्जेक्टिव जरूरी होता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए प्लानिंग करी जाती है ताकि उस प्लान के ऊपर काम किया जा सके और जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। ठीक है ना, तो सीधा बुक से पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में पहला काम क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑब्जेक्टिव्स देयरफॉर कैन बी सेड टू बी डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजर वुड लाइक टू रीच। यानी कि ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है एक ऐसी जगह जहां पर मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाना चाहता है, एक ऐसा डिजायर फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य जहां पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट लेकर जाना चाहता है। Objectives are very basic to the organization and they are defined as end which the management seeks to achieve by its operation। वही बात रिपीट हो गई है कि एक ऐसी जगह पर जहां पर मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना चाहता है अपने कामों के द्वारा, बाय इट्स ऑपरेशन। जब भी लिखा है ना ऑपरेशंस तो समझ जाना, तो जितने जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उन सभी की इसमें बात करी जा रही है कि वो अपना काम जब करते हैं। Therefore, an objective simply stated is what you would like to achieve। तो ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्टिव का सिंपल मीनिंग यही हुआ कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे आपका भी ऑब्जेक्टिव होता है कि आप 12th में बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 लाना चाहते हो, अकाउंट्स में 100 में से 100 लाना चाहते हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव है। तो व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव। द एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज का मतलब वही हो गया कि द एंड रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो अपनी सेल्स को 10% इंक्रीज कर दे, या अर्निंग अ रीजनेबल रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है तो वहां पर आपको अच्छा खासा क्या मिल जाए, रिटर्न मिल जाए। अर्न 20% प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस है उसमें आपको 20% प्रॉफिट मिल जाए। यानी कि ये तीनों एग्जांपल जो दिए गए हैं ये क्या है, ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। एंड पॉइंट होता है प्लानिंग का क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट होता है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग करी जाती है, इस प्लानिंग पर काम किया जाता है। जब इस प्लानिंग पे अच्छे से काम किया जाएगा तब जाकर जो ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव किया जाता है। ठीक है जी, थोड़ा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। ऑल अदर मैनेजरियल एक्टिविटीज आर ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव। जितनी भी एक्टिविटीज है ना मैनेजमेंट की, वो किसकी तरफ जाती हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यानी कि किसको अचीव करना चाहती हैं, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती हैं। दे आर यूजुअली सेट बाय टॉप मैनेजमेंट। जो ऑब्जेक्टिव है ना वो यूजुअली कौन बनाता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है। दे सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। डिफरेंट डिपार्टमेंट और यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, उसी प्रकार हर डिपार्टमेंट का भी अपना अपना गोल होता है, उसी की इसमें बात करेगी। ये ऑब्जेक्टिव तो आप ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हो, आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था आपने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी में आपको ये पढ़ने को मिल गया है। ठीक है जी, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब ये था कि हमने जो प्लान्स को क्लासिफाइड करा था, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम आ गए हैं इस पॉइंट पे, यानी कि अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है जी, स्ट्रेटेजी का क्या मतलब हुआ। पहले छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपने, अगर आप क्रिकेट देखते हो, आपको क्रिकेट देखने का शौक है, तो आपने देखा होगा कभी कभार किसी पर्टिकुलर बैट्समैन को आउट करने के लिए क्या करा जाता है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। कोई बाउंस नहीं खेल पाता है तो प्रॉपर बाउंस मारी जाती है उसको आउट करने के लिए। कई प्लेयर होते हैं वो लेग साइड में अच्छा खेलते हैं, तो वहां पर ज्यादा फील्डर्स लगा दिए जाते हैं, वहां पर कैच आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्टिकुलर जो बैट्समैन है उसको आउट करना, और स्ट्रेटेजी क्या लगाई कि हमने उसको बाउंस मारा या फिर फील्डर ज्यादा लगा दिए। तो स्ट्रेटेजी में भी क्या करा जाता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करा जाता है। आप भी स्ट्रेटेजी लगाते हैं, कई बार आपको लगता है कि भैया हमसे तो इस बार पास नहीं हो जा सकता, तो आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि यार ये वाला चैप्टर है, इतने मार्क्स का आता है, इसको पढ़ के चला जाऊंगा। ये वाला टॉपिक है, ये तो हर बार आता है, इसको भी पढ़ के चला जाऊंगा, इस बुक से पढ़ के चला जाऊंगा। तो ये भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है ताकि आप पास हो सके। अब बात आती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस में भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है। लंबे समय के लिए कोई ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है अगर, तो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फ्यूचर से रिलेटेड कुछ डिसीजन हम लेते हैं, उसी को स्ट्रेटेजी कहा जाता है।
ताकि हम लॉन्ग रन में जो हमारा वो है ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। ठीक है जी। अ स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स द ब्रॉड शेप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। ठीक है जी। इट विल ऑल्सो रेफर टू फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शंस एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। क्या आता है इसमें, दोबारा से पढ़ो। इट विल ऑल्सो रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजंस। स्ट्रेटेजी में फ्यूचर डिसीजंस होते हैं और ये डिसीजंस क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किस मार्ग पे चलेगी, कौन सा उद्देश्य अचीव करेगी, ठीक है ना, और स्कोप क्या रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का इन लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए। Thus, we can say a strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organizational objective. Accomplishing का मतलब पूरा करना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। तो हम स्ट्रेटेजी को एक कंप्रेहेंसिव प्लान भी बोल देते हैं। तो ये जो कंप्रेहेंसिव प्लान है इसमें क्या क्या आता है, 3 डायमेंशंस आती हैं। पहला है कि हम डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म के लिए हमने ऑब्जेक्टिव पहले डिटरमाइन करा कि यानी कि सेट करा कि ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए यानी 5 साल 6 साल बाद के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। दूसरा पॉइंट है अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। इस गोल को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस होंगे। तो उन ऑप्शंस में से, यानी ऑप्शन का मतलब हो गया ये जो कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं ना, इन्हीं की बात करी जा रही है। डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। हमने क्या करा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है उस वाले कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करा, अडॉप्ट कर लिया। यानी कि अब हम इस कोर्स ऑफ एक्शन पर, इस ऑप्शन पर हम काम करेंगे। थर्ड पॉइंट है एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब क्या करा हमने, जो हमने प्लान चुना, यानी कि जो कोर्स ऑफ एक्शन हमने चुना, उसको काम में लाने के लिए उसमें जो रिसोर्सेज यूज होने वाले हैं ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, वो रिसोर्सेज हमने प्रोवाइड करें ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। ठीक है जी। और क्या है स्ट्रेटेजी में, whenever a strategy is formulated the business environment need to be taken into consideration। यानी कि जब भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना, तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेटेजी है वो तो हमने लॉन्ग रन के लिए बनाई है, लॉन्ग रन के लिए यानी कि लंबे समय के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है ताकि जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। अब लॉन्ग रन में यानी कि लंबे समय में तो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो तो बदल जाता है और हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। इसलिए बोला गया है कि जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना, अभी लॉन्ग टर्म की जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ सकते हैं उसको दिमाग में रखते हुए आप स्ट्रेटेजी बनाइएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, किसी भी देश की इकोनॉमी, पॉलिटिकल कंडीशन, सोसाइटी यानी कि सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये क्या करते हैं, बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करते हैं यानी कि प्रभावित करते हैं। तो आप स्ट्रेटेजी ऐसे बनाइए, लॉन्ग रन के लिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो आने वाले टाइम पे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं उसको दिमाग में रखते हुए आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस विल इंक्लूड डिसीजंस लाइक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। जो मेजर डिसीजन है ना स्ट्रेटेजिक, वो कौन कौन से डिसीजन है। पहला डिसीजन तो ये लेना पड़ता है कि फ्यूचर में, भविष्य में हम जो हम बिजनेस कर रहे हैं, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, यानी कि जो अभी हम बिजनेस कर रहे हैं क्या भविष्य में भी हम यही बिजनेस कर सकेंगे, इस प्रकार का डिसीजन लेना है। या फिर हमको कंबाइन करना पड़ेगा न्यू टाइप का बिजनेस, जो अभी बिजनेस कर रहे हैं वो भी चलता रहेगा, साथ में एक और बिजनेस ऐड कर दिया हमने। तो इस टाइप के हमको कुछ बिजनेस डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अ कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैज टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चंस लाइक हु आर द कस्टमर, व्हाट इज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, व्हिच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, व्हाट इज प्राइसिंग पॉलिसीज। तो इस टाइप के डिसीजंस किस में आते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन में आते हैं। ठीक है जी। तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान की तरफ, जो कि है पॉलिसी। ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। पॉलिसी का क्या मतलब है, पॉलिसी का मतलब है एक जनरल टर्म होती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में सभी को पता होती है कि क्या पॉलिसी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। साथ ही साथ ये क्या करती है, इसके हेल्प से जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करी जाती है, यानी कि उस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया जाता है। किसके द्वारा, जब हमें पॉलिसी पता चल जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है जी। पॉलिसी क्या होती है वैसे समझने की कोशिश करो। आपका जो स्कूल है उसकी भी एक पॉलिसी है। जैसे कि आपकी जो स्कूल की ड्रेस है, ड्रेस कोड उन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है कि ये ड्रेस पहन के आपको स्कूल में आना है, तो वो क्या है, एक पॉलिसी है। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर बिजनेस की भी कुछ ना कुछ पॉलिसी होती है कि ड्रेस कोड उन्होंने भी डिसाइड करा होता है कि आप फॉर्मल ड्रेस में ही आ सकते हैं, यानी कि जीन्स में आ गए या फिर उसमें आ गए आप शॉर्ट्स में पहनकर आ गए, ऐसे नहीं चलेगा। आपने अदालत यानी कि कोर्ट वगैरह में भी देखा होगा, एडवोकेट वगैरह सभी की क्या होती है, अपनी अपनी ड्रेस होती है। ऑर्गेनाइजेशन की एक और पॉलिसी हो सकती है कि यहाँ पर कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, इस एरिया में कोई स्मोकिंग नहीं करेगा। या फिर ऑर्गेनाइजेशन की ये भी पॉलिसी हो सकती है कि अगर आपने अच्छे से काम करा, आपने ओवर टाइम भी काम करा और आपने ऑब्जेक्टिव अचीव करे तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये भी एक पॉलिसी होती है, ठीक है ना। तो पॉलिसी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जनरल टर्म्स में क्या कहा जाता है, आप पढ़ लेते हैं नोट्स में क्या लिखा गया है। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जी टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन।
ये वाली लाइन आपने अपने आंसर में लिख दी तो जो आपका टीचर है, जो आपकी शीट को चेक करेगा, वो इंप्रेस हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करो। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट है, ये तो आसान है। दैट गाइड थिंकिंग एंड चैनलाइज एनर्जी, ये जो इसका मतलब ना, दैट गाइड्स एंड चैनलाइज एनर्जी, यानी कि पॉलिसी क्या करती है, थिंकिंग को गाइड करती है कि हाँ भाई किस डायरेक्शन में हमको जाना है, चैनलाइज करती है एनर्जी को। किसकी बात कर रहा है, इंप्लॉइज की। जितने भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी थिंकिंग को गाइड करता है और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करता है किसकी तरफ, डायरेक्शन की तरफ, यानी कि इस मार्ग पर हमको चलना है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए। एक डायरेक्शन हमको मिल जाती है, किसके द्वारा, पॉलिसी के द्वारा। और अगर आप ये लाइन अपने आंसर में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अपना आंसर इस लाइन से भी शुरू कर सकते हैं। पॉलिसीज प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी विच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। वही बात आ गई ना। They are guides to managerial action and decisions in implementation of the strategy. Implementation of the, यानी कि ये गाइड करते हैं, पॉलिसी गाइड करती है इसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी कि जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी में हैव रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी विद इन विच द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एंड डिसीजन आर मेड। किसी भी कंपनी का कुछ रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकती है। रिक्रूटमेंट का मतलब एम्प्लॉइज को आप कैसे हायर करेंगे। आपने एक पॉलिसी बना दी है कि भैया हम तो सिर्फ उन्हीं को हायर करेंगे, उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे, उन्हीं का इंटरव्यू लेंगे जो एमबीए पास है, जिन्होंने एमबीए करी हुई है या बीबीए करी हुई है या बीकॉम करी हुई है। ये भी एक पॉलिसी है। प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है, प्राइसिंग पॉलिसी हो सकती है अभी हम अपना प्राइस कितना रखेंगे, या ये पॉलिसी बना दी उन्होंने कि भैया अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा बिकता रहा तो हम इतनी प्राइस रखेंगे, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बिका तो हम प्राइस इतना रखेंगे। प्राइसिंग पॉलिसी भी होती है कुछ, विद इन विच द ऑब्जेक्टिव्स आर एंड डिसीजन आर मेड। ठीक है। एज सच a policy is general response to a particular problem और situation। ठीक है ना, एक जनरल रिस्पॉन्स होता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। देयर आर पॉलिसीज फॉर ऑल लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मेजर कंपनी पॉलिसीज टू माइनर पॉलिसी, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो या फिर मिडिल लेवल का मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल का मैनेजमेंट हो, और हर टाइप का डिपार्टमेंट के लिए क्या होती है, पॉलिसीज होती हैं। और ये पॉलिसीज मेजर भी हो सकती हैं, यानी कि बड़ी भी हो सकती हैं, और माइनर यानी कि छोटी पॉलिसीज भी हो सकती हैं। आगे क्या है जी, पॉलिसीज डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच मैनेजर्स में फंक्शन। पॉलिसीज क्या करती हैं, एक बड़ा दायरा बना देती हैं जिसके अंदर मैनेजर को काम करना पड़ता है। द मैनेजर में यूज हिज डिस्क्रिशन टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई द पॉलिसी। मैनेजर को क्या करना होता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है अपना, ताकि वो जो पॉलिसी है उसको एक्सप्लेन कर सके, समझ सके और उस पॉलिसी के ऊपर काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, द डिसीजंस टेकन अंडर अ परचेज पॉलिसी वुड बी इन द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग डिसीजन। परचेज पॉलिसी क्या होती है, देखो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की परचेज पॉलिसी है, उसमें क्या कुछ डिसाइड करना पड़ता है, या तो हम प्रोडक्ट को खुद बनाएंगे या फिर हम बाहर से बाहर खरीद लेंगे और उसको बेच देंगे। ठीक है ना, मान लो हमने एक प्रोडक्ट बनाया, ये पेन बनाया हमने, अब इस पेन को हम पैक करने के बाद हम मार्केट में बेचेंगे। अभी जो पैकिंग है इसकी, ये पैकिंग हम खुद करें या फिर बाहर से कोई एजेंसी रख लें जो इसको पैकिंग हमको बना के देगी, ये भी क्या है, परचेज डिसीजन है। ठीक है ना, तो इसमें इसी की बात करी जा रही है। शुड अ कंपनी मेक और बाय, या तो खुद बनाए या फिर बाय करे बाहर से, बाय इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैकेजेस या फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वाटर एंड पावर सप्लाई एंड अदर आइटम्स। ठीक है ना, इन सभी आइटम्स को या तो बाहर से खरीद लो या फिर खुद बना लो। हाउ शुड अ वेंडर बी सिलेक्टेड, ये भी क्या है, एक पॉलिसी है कि किस तरीके से वेंडर, यानी कि जिससे आप अपना माल खरीदेंगे उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे आप। हाउ मैनी सप्लायर्स शुड अ कंपनी मेक परचेज फ्रॉम, यानी कि कितने सप्लायर से कंपनी अपना सामान खरीदेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, ये भी एक पॉलिसी है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग सप्लायर, ये सारे की सारे क्या है, पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान की तरफ, जो कि है प्रोसीजर। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी, जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें एक सीन था क्लासरूम में, वो बोलता है कि सर अपना हॉस्टल का रूम चेंज करने का क्या प्रोसीजर है। वो क्या करना चाहता था, अपना हॉस्टल का रूम चेंज करना चाहता था, उसका प्रोसीजर पूछ रहा था वो, यानी कौन कौन से इसको स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि वो अपना हॉस्टल का रूम है उसको चेंज कर सके। तो यानी कि अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं उसकी इसमें बात करी जाती है। प्रोसीजर का मतलब वो होता है। ठीक है ना, तो प्रोसीजर्स आर रूटीन्स, यानी कि स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटी, यानी कि जो एक्टिविटी है उसको कैसे करना है, यानी कि जो काम है उसको कैसे करना है, उसके स्टेप्स इसमें बताए जाते हैं।
दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड। दे डिटेल यानी कि प्रोसीजर डिटेल में बताता है, एग्जैक्ट मैनर यानी कि एग्जैक्टली बताता है कि किस तरीके से काम को परफॉर्म किया जाएगा, यानी काम को किया जाएगा। दे आर स्पेसिफाइड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि स्टेप बाय स्टेप में इनको बताया गया है, बताया जाता है प्रोसीजर को। प्रोसीजर आर स्पेसिफाइड स्टेप्स टू बी फॉलोड। तो प्रोसीजर क्या है? स्पेसिफाइड स्टेप्स, यानी कि बता दिए गए कि ये स्पेसिफाइड स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि जो आपका काम है वो पूरा किया जा सके। दे आर जनरली मेंट फॉर इंसाइडर्स टू फॉलो, यानी कि जो इंसाइडर्स को, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स वगैरह, उनको ये सब फॉलो करने पड़ते हैं प्रोसीजर्स को। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शंस टू बी टेकन आर जनरली टू एनफोर्स अ पॉलिसी एंड अटेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, सीक्वेंस बता दिए जाते हैं, स्टेप्स बता दिए जाते हैं, यानी कि प्रोसीजर बता दिया जाता है ताकि जो आपका काम है उसको आप पूरा कर सकें, पॉलिसी के ऊपर आप काम कर सकें, और साथ ही साथ जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर सकें। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। जो पॉलिसीज हैं और जो प्रोसीजर है ना वो आपस में इंटरलिंक्ड रहती हैं। प्रोसीजर्स आर स्टेप्स टू बी कैरिड आउट विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। जो पॉलिसी बना दी है उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर कैसे काम करेंगे, वो प्रोसीजर बताता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता है कि ये स्टेप हमको लेने हैं, तब जाके पॉलिसी अप्लाई करी जाती है। तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लान में, जिसका नाम है मेथड। मेथड क्या होता है? देखो हमने क्या सीखा था, प्रोसीजर में हमें स्टेप्स बताए जाते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करा जाता है मेथड में, ये जो स्टेप्स बताए गए हैं प्रोसीजर में, उन स्टेप्स को कैसे करना है, हर स्टेप के बारे में बताया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मुन्ना भाई का, उसमें वो क्या बोलता है कि सर प्रोसीजर क्या है, मेरे को अपने हॉस्टल के रूम चेंज करना है, उसका प्रोसीजर बता दो। ठीक है ना, तो प्रोसीजर मान लो ये है कि आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, फिर अप्रूवल मिलेगा, तब जाके आप अपना रूम चेंज कर सकते हो। अब ये फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ पे सबमिट करना है, जब रूम मिल जाएगा तो सामान कौन से डायरेक्शन से लेके जाना है, लिफ्ट से लेके जाना है या सीढ़ी से लेके जाना है, ये सब क्या है, मेथड है। ठीक है ना, तो हर स्टेप को सिंप्लीफाई कर देता है, यानी कि मेथड्स बता देता है कि ये आपको मेथड फॉलो करने हैं ताकि जो आपने स्टेप्स ली आपको पता चले प्रोसीजर में, वो आप अप्लाई कर सके। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, काफी टाइम आपका बचता है। Methods provide the prescribed ways or manner in which a task has to be performed considering the objectives. It deals with a task comprising one step of a procedure and specified how this step is performed. वही बात आ गई ना, इसमें क्या बताया जाता है, प्रोसीजर्स के जो स्टेप्स हैं ना, जो स्टेप्स हैं उनको कैसे आप परफॉर्म करेंगे, ये इसमें बताया जाता है। द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम। अगर आपने अच्छा मेथड सिलेक्ट कर लिया तो आपका टाइम बचेगा, पैसा भी बचेगा और एफर्ट भी बचेंगे और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो वही बात इसमें बताई गई है, तो आप ये बाकी का खुद पढ़ लेना। ठीक है जी, तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान की तरफ, जिसका नाम है रूल। जो रूल्स होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। आपके स्कूल का रूल होगा कि आप लेट नहीं आ सकते स्कूल में, अगर आप लेट आए तो आपको वहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा। रेड लाइट का क्या रूल होता है, अगर रेड लाइट है तो आप अपनी कार आगे नहीं ले जा सकते जब तक रेड लाइट है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो आप अपनी कार लेके जा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी गाड़ी है तभी आप आगे लेके जा सकते हैं जब ग्रीन लाइट का सिग्नल मिलेगा। ठीक है ना, तो वही रूल्स की बात करी जा रही है। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल होते हैं। हो सकता है कि ये रूल हो कि आप ऑफिस में लेट नहीं आ सकते, लेट आएंगे तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, या फिर काम तो करवाया जाएगा मगर आपको सैलरी नहीं पे करी जाएगी उस दिन की। किसी भी प्रकार के रूल हो सकते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रूल्स होते हैं। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। रूल्स क्या बताते हैं, हमको इन्फॉर्म करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती रूल्स में कि हाँ भाई चलो ठीक है लेट आ गए तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आपको सैलरी भी मिल जाएगी। या स्कूल में भी ऐसा तो नहीं होता ना, आप लेट आ रहे हो 1 घंटा 1.5 घंटा, चलो आ जाओ कोई बात नहीं। रूल्स फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। ठीक है ना, इट रिफ्लेक्ट्स मैनेजरियल डिसीजन, इसमें रिफ्लेक्ट होता है और ये बताता है कि कोई एक्शन लेना है या फिर नहीं लेना है। दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान्स बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज और चेंज अनलेस पॉलिसी डिसीजन इज टेकन। तो ये काफी सिंपल होते हैं, जितने भी रूल होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं मगर सिंपल होते हैं। ठीक है ना, और इसमें ये भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, भाई एक बार रूल बना दिया तो बना दिया, वो तब तक रहेगा रूल। अगर आपने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तब जाके आपका रूल आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, अगर पॉलिसी ये थी कि आप भाई स्कूल में लेट नहीं आ सकते, तो यही रूल बन गया आपका कि आप स्कूल में लेट आओगे तो वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। अगर स्कूल ने पॉलिसी बदल दी कि चलो आप 1 घंटा आधा घंटा लेट आ सकते हो, तो अलग बात है, तो रूल भी चेंज कर दिया जाएगा।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान की तरफ, जो कि है प्रोग्राम। जैसे कि हर क्लास में मैं एक होमवर्क देता हूं, आज की क्लास का होमवर्क भी यही है, मगर एक हिंट जरूर दूंगा इसके बारे में। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम में सब आ जाता है। क्या क्या आ जाता है? प्रोग्राम आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो भी बता देता है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स और टास्क यानी कि काम, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज लगने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो सब इसमें पता चल जाता है प्रोग्राम में। ठीक है ना? तो ये सारा का सारा आप खुद पढ़ो और कमेंट में करके मेरे को बताओ, सिंपल लैंग्वेज में यानी कि हिंदी में मेरे को बताओ आप कि आपको क्या समझ में आया प्रोग्राम के बारे में, कि इसको क्यों इसको टाइप ऑफ प्लान में रखा गया है। ठीक है ना? थोड़ा दिमाग चलाओ अपना, बहुत इजी है, जो सबसे इजी होता है उसी को मैं आपको होमवर्क देता हूं। तो इसको आप थोड़ा दिमाग लगा के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताओ, इससे भी मुझे ये भी पता चलेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो और अपना दिमाग का यूज कर रहे हो। ठीक है जी। तो चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान की तरफ, जो कि है बजट। बजट को समझाने के लिए आपने कई बार सुना होगा कि हमारी सरकार बजट लेकर आई है, बजट लेकर आई है। मान लो ये हमारी सरकार का बजट है। बजट का मतलब क्या है? हमारी सरकार के पास जितना पैसा है, अब उस पैसे को कहां कहां पर लगाया जाएगा। मान लो बजट कुछ इस तरीके से है कि हमारी सरकार एजुकेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए लगाएगी, हेल्थ के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए लगाएगी, टेक्नोलॉजी पर 3 लाख करोड़ रुपए लगाएगी और रोड्स ब्रिजेस वगैरह बनाने में 4 लाख करोड़ बनाएगी, लगाएगी। कितने? एक साल के लिए। ये जो बजट होता है एक साल के लिए होता है, कि एक साल में एजुकेशन पे इतना लगेगा, हेल्थ पर इतना लगेगा, टेक्नोलॉजी पर इतना लगेगा और रोड पर इतना लगेगा। फिर एक साल बाद हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में कितना लगा है। मान लो एजुकेशन में 50,000 करोड़ लगा, हेल्थ पर 2 लाख करोड़ लग गया, टेक्नोलॉजी पर 1 लाख करोड़ लगा और रोड्स पर 3.5 लाख करोड़ लगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कहां पर कमियां रह गई हैं। तो उन कमियों को फिर हम बाद में पूरा कर सकते हैं। बजट हमारी इसमें मदद करता है। ठीक है ना? तो बस इतनी सिंपल सी बात है। आप अपने घर पे भी बजट बनाते हैं, जैसी पापा की या मम्मी की सैलरी आती है, तो आप जितना भी पैसा आया है उसको आप एलोकेट करते हैं कि इतना स्कूल फीस में दे देंगे, हमें ड्रेस लेनी है, शॉपिंग करनी है, खाना पीना, ये सब आप बजट बना लेते हो, पूरे महीने को कैसे निकालना है ना? अ बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स यानी कि नंबर्स में ये बजट होता है हमेशा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, नंबर्स में चलता है। ठीक है जी। इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये इस प्रकार का प्लान है जो क्वांटिफाई का मतलब है जिसको आप गिन सकते हो, फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट इन ईच एरिया फॉर ए पर्टिकुलर मंथ। ठीक है ना? अ बजट में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड टू शो द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन अ फैक्ट्री एट पीक प्रोडक्शन टाइम। तो एक बजट ऐसा भी बना सकते हो आप जिसमें आपको ये शो करोगे आप कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए पीक आवर पर, यानी कि जहां पीक आवर्स यानी कि पीक प्रोडक्शन टाइम, यानी कि जब हाई प्रोडक्शन करा जाता है, यानी कि प्रोडक्शन भारी मात्रा में करा जाता है, तो वहां पर उस टाइम पर कितने एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी हम क्या बना लेते हैं? एक बजट बना लेते हैं। सिंस बजट रिप्रेजेंट ऑल items in numbers, it becomes easier to compare actual figures and expected figures and take corrective action subsequently। मैंने बताया ना, हमें नंबर में पता चल जाता है कि भैया हमने इस साल इतना पैसा लगाना है, फिर जब एक्चुअल को हम इतना पैसा लगाया हमने एक्चुअल में, फिर हम कंपेयर कर लेते हैं, हाँ भाई इसमें इतना कम रह गया, इसमें इतना कम रह गया, इसमें इतना कम रह गया, तो जो जो कमियां रह गई हैं उसको हम फुलफिल कर देते हैं बाद में। दस अ बजट इज ऑल्सो अ कंट्रोल डिवाइस, इसलिए इसको कंट्रोल डिवाइस भी कहा जाता है। बट मेकिंग अ बजट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, देयरफॉर इट इज क्लियर, इट क्लियरली कम्स अंडर प्लानिंग, इसलिए इसको प्लानिंग के अंडर में लाया जाता है, क्योंकि इसमें फोरकास्टिंग यानी कि प्रिडिक्शन रहती है कि हम भविष्य में इतना पैसा लगाएंगे, इतना पैसा इसमें लगाएंगे, इतना पैसा इसमें लगाएंगे, इसलिए इसको प्लानिंग के अंदर में रखा जाता है। इट इज फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसको फंडामेंटल प्लानिंग का इंस्ट्रूमेंट बोला गया है इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है जी। लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ कैश बजट। कैश बजट का एग्जांपल ले लो, हालांकि मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, दो एग्जांपल दिए मैंने, एक तो सरकार का और एक आपके घर का। The cash budget is basic tool in the management of cash. It is devised to help the management to plan and control the use of cash. It is statement showing the estimated cash inflow and cash outflow over a given period of time. यानी कि कैश बजट में क्या है, इसमें पता चल जाता है कि कितना कैश आया है, कितना कैश गया है ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मान लो एक साल के लिए अगर हमने कैश बजट बनाया है, तो उस एक साल में कितना पैसा आया है ऑर्गेनाइजेशन के पास और कितना पैसा गया है ऑर्गेनाइजेशन से, उसको कैश बजट कहा जाता है। तो ये हेल्प किसकी करता है? मैनेजमेंट की हेल्प कर देता है। किससे रिलेटेड? कैश से रिलेटेड। कैश इनफ्लो वुड जनरली कम्स फ्रॉम कैश सेल्स एंड कैश आउटफ्लो वुड जनरली
बी द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि इसमें आप ये बात बोली गई है, जब कैश आता है, कैश इनफ्लो होता है, उसका मतलब ये हुआ आपने कैश की सेल करी है, जो आपने माल बेचा है वो कैश में बेचा है, आपने माल बेचा, आपको वहां से कैश मिला। और कैश आउटफ्लो कब होता है? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कैश कब जाता है? जब आप कुछ एक्सपेंसेस पे करते हैं एसोसिएटेड विद द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस से ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। द नेट कैश पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय द कैश बजट। नेट कैश क्या हो गया? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। मान लो आपके पास पैसा आया 5 लाख रुपए और आपकी जेब से गया 2 लाख रुपए, तो नेट कैश फ्लो कितना हो गया? 3 लाख रुपए। उसकी इसमें बात करी गई है, ठीक है ना? तो वही बात, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू, है ना? सरप्लस भी हो सकता है, डेफिशिएंसी भी हो सकती है। मान लो इनफ्लो था 5 लाख रुपए और आउटफ्लो था 12 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए का डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि पैसा आपकी जेब से ज्यादा चला गया। तो इसमें उसी की बात करी गई है। तो मेन चीज क्या था? बजट क्या होता है? न्यूमेरिक टर्म्स में किया जाता है, ये बात मेन आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ प्लान थे हमने अच्छे से पढ़े, ठीक है ना? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है, आपको थैंक्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।